मुझे मुझे मैसेज करना क्योंकि बात का सारे लोगों का पता कोई नहीं है, बात की आपको आगे हर बंदे को क्या पूरन को क्या कि 5 बंदन चक्कर लगा लिया इधर करना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लगी शुरू करें, स्टार्ट करें। बस ये वो अपने पर्सनल काम बंद करेगा कि नहीं ना? वो कुछ अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पार्टीशन फंक्शन को। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड बोल्ट्जमैन फैक्टर। हमने पढ़ा था कि जी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस यूज किए जाते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। एक था मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था, एक था बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और एक हमने डिस्कस किया था फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स। पार्टिकल्स को हमने अरेंज करना था इन फंक्शंस में, इन डिस्ट्रीब्यूशंस में अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। आज हमने पढ़ना है ये मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। सेम है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वही है। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ठीक है। इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये डील करता है क्लासिकली, मींस के हमारे पास जो सिस्टम है वो बल्क क्वांटिटी में। दूसरे इसके हमने और भी पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। और क्लासिक मैकेनिकली करता है ये पार्टिकल्स को। हाँ, वो लिख लिया आपने, ठीक है। और एन टाइप ऑफ स्पिन होती है मेरे ख्याल से इसकी। हाँ जी, पार्टिकल्स आर एनी स्पिन होती है, इनकी एनी स्पिन होती है, मेरे पास स्पिन हो सकती है। दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी। अब ये डिस्टिंग्विश किस तरह से होंगे, इनकी डिस्टिंग्विशेबल के लिए हम देखेंगे इनका पाथ डिफरेंट हो सकता है, पाथ या ट्रैजेक्टरी। उसके बाद इनकी एक मिनट, पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है। इस तरह की कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें ये डिफरेंट है। मतलब इस लेट्स सपोज पार्टिकल ए है, इसका पाथ मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और पार्टिकल बी है ये मेरे पास ये सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इनका पाथ हमारे पास डिफरेंट है और इनकी पोजीशन डिफरेंट है। इसकी पोजीशन यहाँ पर है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन पार्टिकल सेम ही है। ठीक है। ये हमारे पास इस मतलब डिस्टिंग्विशेबल किस में होंगे, पाथ में, ट्रैजेक्टरी में और पोजीशन में। उसके बाद हमने देखा था इसका जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप नहीं करता। ठीक है। वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। क्योंकि ये क्लासिकली होता है। क्योंकि क्लासिकली से मुराद मतलब हमारे पास जो सिस्टम है उसमें जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो वेरी क्लोज नहीं है। ठीक है। क्लासिकल सिस्टम में एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो वेरी क्लोज नहीं होती, क्वांटम स्टेट्स में वेरी क्लोज होती हैं हमारे पास ये। और इसमें पार्टिकल्स की स्पिन कोई भी हो सकती है। पार्टिकल में हैव एनी स्पिन। और इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो याद है और कोई? यही थी मेरे ख्याल से। और उसमें क्या इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बोस-आइंस्टाइन में और फर्मी ड्राग में, बोस-आइंस्टाइन में मैक्सिमम पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन फर्मी ड्राग में मैक्सिमम 2 है, लेकिन सिंगल प्रेफरेबल है। ये दोबारा पॉइंट रिपीट करें। बोस-आइंस्टाइन में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन वही पार्टिकल आएंगे जिनकी जो स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है। और फर्मी ड्राग में वो मैक्सिमम पार्टिकल्स 2 होंगे मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। जब हमारे पास सिस्टम नॉन डीजेनरेट है, अगर हमारे पास सिस्टम डीजेनरेट सिस्टम है, डीजेनरेट मतलब हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और उनकी वैल्यू सेम आ रही है,
ठीक है। जिस तरह मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर En। लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ E1 2 n मेरे पास होगा जी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। 5 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर। सिमिलरली 2 1 के लिए इस तरह आ जाएगा ये 5 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m। ये मेरे पास डीजेनरेसी है, इसकी डीजेनरेसी 2 है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में 1 2 डिफरेंट है, 2 1 डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डीजेनरेसी। ठीक है। अगर हमारे पास डीजेनरेसी वाला सिस्टम है तो जितनी उसकी डीजेनरेसी होगी पार्ट सिस्टम की, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम फर्मी ड्रैग में आ सकते हैं। अगर डीजेनरेसी नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 2 होंगे, लेकिन प्रेफरेबल वो है वो सिंगल होंगे। क्लियर हो गया? आमिर, अगर डीजेनरेसी फॉर एग्जांपल 3 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि फर्मी डायरेक्ट में 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर डीजेनरेसी 3 हो सकती है और पार्टिकल आपके पास हैं, पार्टिकल कितने हैं आपके पास, 2 ले रहे हैं 3 ले रहे हैं? पार्टिकल भी फॉर एग्जांपल 3 ले रहे हैं। पार्टिकल आप 3 ले रहे हैं, फार्मूला पढ़ा था ना हमने इसका, डीजेनरेसी ओवर वो माइक्रोस्टेट्स के लिए इस तरह, ये फार्मूला पढ़ा था ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा था। ये फार्मूला है उसके मुताबिक मैक्सिमम। अगर मेरे पास डीजेनरेसी 3 है और पार्टिकल 3 है तो 0 का फैक्टोरियल 1। अगर डीजेनरेसी 4 है पार्टिकल 3 है तो ये ऐसा हो 1 ही आ नहीं जाएगा। सकता। नहीं, ऐसा नहीं, हो सकता है। यहाँ पर एन आना, यहाँ पे जी आना। हाँ, ये है। अगर पार्टिकल लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, डीजेनरेसी भी 2 है तो 0 आ गया। अगर मेरे पास पार्टिकल्स 2 है लेकिन डीजेनरेसी 3 है तो -1 आ जाएगा। -1 का फैक्टोरियल नहीं होता, ये हमने डिस्कस हाँ, किया था उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एक्सीड नहीं, डीजेनरेसी नंबर ऑफ पार्टिकल से एक्सीड नहीं कर सकती, इक्वल हो हाँ सकती है। जी, हाँ जी, फर्मी ड्रॉप में हम्म ये मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो रिजाइड कर सकते हैं इसमें मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। और ठीक इसकी है। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो? नहीं, और कोई नहीं, बस ये। इसका एक और है, वो वॉल्यूम जो होता है फेस स्पेस सेल का, वो उसको हम जितना स्मॉल लेना चाहे हम ले सकते हैं इसमें। हाँ जी, वो जो फेस स्पेस की बात कर रहे हैं, फेस स्पेस हमारे पास बेसिकली इसमें पढ़ेंगे वही है फेस स्पेस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, पोजीशन और एक मोमेंटम। ठीक ये है। पोजीशन है और ये मोमेंटम है। इसका प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच कट के। पोजीशन के लिए मैं अगर ये 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जी, सिमिलरली पी एक्स, पी वाई, पी जी। अब ये मेरे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्यू एक्स पी एक्स, ठीक है। क्यू वाई क्यू पी वाई। पी वाई, क्यू जी पी जी। ये किसके इक्वल होता है, क्यू एक्स पी एक्स। ये मेरे पास पोजीशन है और ये मोमेंटम है, ये हमारे पास एच कट के इक्वल होता है ना, हम्म और ये भी एच कट के इक्वल है। यस। और ये भी एच कट, तो एच कट क्यूब, ये बेसिकली मुझे वॉल्यूम दे रहा है। ठीक है। हम्म वॉल्यूम किस तरह देगा, एक साइड पे मैं एरिया ले लेता हूँ और एक साइड पे लेंथ ले लेता हूँ, इनका प्रोडक्ट मुझे वॉल्यूम देगा। ठीक है। इनका प्रोडक्ट एरिया इंटू लेंथ ये मुझे वॉल्यूम देगा। इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, इनकी मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज स्लोप एरिया इंटू लेंथ, तो ये मुझे लेंथ देगा। ठीक है। एरिया एक कट कैंसिल हो जाएगा ना, लेंथ से लेंथ हाँ। कैंसिल हो जाएगा, एक लेंथ मतलब स्लोप मुझे इसकी लेंथ देगी, प्रोडक्ट इसका मुझे वॉल्यूम देगा। और ये फेस स्पेस है और ये 6 डायमेंशनल होता है। ठीक है, गुड हो गया। चलिए अब इसके देखते हैं। इसके ऊपर पेज 2 लिख लें।
हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का फंक्शन देखा था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन इक्वल था कांस्टेंट e की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी। ये हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, यही पढ़ा था ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी यही पढ़ा है। ये वाली टर्म हमारे पास कौन सी थी? बोल्टमैन कांस्टेंट था ये। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये मेरे पास है जी कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये। जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम अक्सर पढ़ते थे, कोई मेरे पास वेव फंक्शन है, लेट्स सपोज x, इसका मैंने अगर वो लेट्स सपोज कांस्टेंट फाइंड करना है तो इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा, कॉन्जुगेट भी आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रल ले लेते हैं इस तरह और इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। इसके साथ इधर a स्क्वायर आएगा और ये साई x स्क्वायर हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एक ही वैल्यू मारो। हाँ बिल्कुल। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में हम फाइंड करते थे, वही है सेम ही। बिल्कुल बिल्कुल हमें करवा रहे हैं आजकल अशफाक साहब ना ये सारी चीजें। हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लेट्स सपोज मेरे पास है n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इक्वल होंगे g नॉट, ये भी कांस्टेंट है। g नॉट कौन सा कांस्टेंट है? डीजेनरेसी वाला। अगर सिस्टम में डीजेनरेसी है तो g साथ मल्टीप्लाई करते थे हम साथ। अगर सिस्टम हमारा डीजेनरेट है तो g को जस्ट साथ मल्टीप्लाई कर देना है। n नॉट इज इक्वल टू g नॉट a इंटू e की पावर माइनस e नॉट ओवर के बी टी। सिमिलरली n1 के लिए n1 इज इक्वल टू, अगर डीजेनरेट सिस्टम है, n g1 a e की पावर माइनस e1 ओवर के बी टी। n2 है हमारे पास g2 a e की पावर माइनस e2 ओवर के बी टी। इसी तरह ही अगर मैं इसको n लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा? gn a e की पावर माइनस an ओवर KBT। ये क्या टर्म मेरे पास, KBT क्या होता है? बोल्ट्जमैन नहीं, ये तो है, वो है एनर्जी है ना, क्या है? ये थर्मल एनर्जी है एनर्जी नहीं है, बेसिकली, थर्मल थर्मल एनर्जी। एनर्जी है ना। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है। ये ऊपर भी एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है, अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो। क्लियर नजर आ रहा है ये? हम ये अपने नोट्स भी खोल लेते अगर हैं। नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, हम अपने नोट्स भी नोट्स खोल लो। हाँ खोल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। कौन सा हाँ जी, नोट्स में देख लें, ये जस्ट जो मैंने लिखा है वही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक फार्मूला है, ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इससे रेलिवेंट एक। नोट सबके पास है ना? हाँ नोट इस टाइम ढूंढने पड़ेंगे। हमें एक चीज काइंडली बताना, ऊपर जो हमने लिखा है n1 n2, ये जो ये है वाला? हाँ ये, इसके अंदर हमारे अगर इधर देखो, अगर हमारे पास नॉन डीजेनरेट सिस्टम है, F इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इक्वल होते हैं इंटेग्रल जो भी फंक्शन है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है या फर्मी डिराक है, ठीक है, उसका हम इंटेग्रल ले लेते हैं साथ। अगर x के साथ से कर रहा हूं मैं तो इस तरह है। ठीक है। ये है नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए, ये वाला एक नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए। ये इसमें हमारे पास डीजेनरेसी है वो 1 है। डीजेनरेसी 1 होने का मतलब क्या है कि एक जैसी एनर्जी स्टेट्स हैं इस सिस्टम के अंदर, दो डिफरेंट लेवल। डीजेनरेसी 1 का मतलब है हर एनर्जी की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक है, वो किसी और एनर्जी स्टेट से मैच नहीं कर रही। ठीक है, और जीरो का क्या मतलब हुआ? अगर वो मैच करेगी तो जी की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जीरो का क्या मतलब होगा अगर जी जीरो हो?
तो नंबर ऑफ पार्टिकल 0 हो जाएंगे। अच्छा, G0 का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल भी 0 है, डीजेनरेसी भी 0 है, और जी G1 0 नहीं हो सकती। जी हाँ, 0 ठीक, तभी होगी हमारे पास अगर सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है। अगर मेरे पास डीजेनरेसी है तो मैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल को नहीं कर रहा कंसीडर, तो साथ हम डीजेनरेसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन क्या था, ये वाला हम्म, a इंटू ई की पावर माइनस ई नॉट ओवर के बी टी, ठीक ये है, मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन है, ये जो ऊपर डिफाइंड किया ये वाला, ठीक है। सही सही सही। इस तरह ये। अच्छा, ये रिलेशन आ गया है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल को मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ यार, मेरे पास भी इतना नहीं लिखा हुआ साफ क्लियर। फार्मूला पढ़ा होगा हमने सबने हाइड्रोजन के केस में, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हम्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो यूनिट होता है एनर्जी का या वर्क का। हम्म, अगर यहाँ पे सिंपल वोल्टेज लिख दूं मैं, ई ना लिखूं, ई की वैल्यू पे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज चार्ज हमारे पास होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम, तो तब मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वोल्ट इंटू कूलम आ जाएगा, और वोल्ट इंटू कूलम किसके इक्वल होता है, जाउल जाउल मेरे ख्याल से। जाउल के इक्वल ही है, मतलब तब भी वो एनर्जी का यूनिट ही है। सही सही सही। अगर सिंपल मेरे पास हो, जिस तरह मैं कह देता हूँ 2 वोल्ट, तो ये मेरे पास है जी वोल्टेज का यूनिट, हम्म, ये वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का। हम्म, एनर्जी का यूनिट ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी जी बिल्कुल जी ठीक हमारे भाई बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ठीक। वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। हाँ जी, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल का रिलेशनशिप, जी जिसमें ये होता है 10⁻⁻⁹ हाँ जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1 जाउल में। ठीक है, 1 जाउल में हमारे पास 1.6 1 मल्टीप्लाई जॉल में बिल्कुल। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम्म, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ना। तो वो इतना आंसर आता है 6.18 मल्टीप्लाई 10⁻18। इसको कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ये आएंगे मेरे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, अगर मेरे पास n की वैल्यू है 1, तो E1 कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू है 2, तो E2 कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर मैं देख के लिख रहा हूँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 N3 है हमारे पास, 9 से डिवाइड कर देते हैं, हम्म, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। डीजनरेसी का फार्मूला उसने गिवन किया हुआ है। डीजनरेसी वो कह रहा है कि जी इस सिस्टम की इसके साथ रिलेट कर रही है। जी अच्छा इज 2n इक्वल टू स्क्वायर। 2n², ये गिवन है। जो सिस्टम है हमारे पास, ये डीजनरेट सिस्टम है। सही। इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। डीजनरेट सिस्टम है। जी की वैल्यू है जी इज इक्वल टू 2n²। अगर मेरे पास n1 है तो जी यहाँ पे कितना आएगा, 2 2। अगर n की वैल्यू 2 है 8 8। अगर n की वैल्यू तो कितना आएगा, 18 आ रहा 18। 18। वही केस है जो हम पढ़ते हैं, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम कितने होते हैं n, तो सेल पढ़ते हैं ना, बिल्कुल कौन कौन से सेल होते हैं, सही। के एल एम, LPL के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं ए और एम में एल एम। अगला n होगा, हाँ, हाँ। उसमें 32 होंगे। n के लिए कितनी होगी, 4। हाँ, तो इतने कितने आ जाएंगे इसमें, 32 32। 32। तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 32 आ जाएंगे।
आमिर आपकी वीडियो स्टॉप हो चुकी है। नहीं ठीक आपकी है, अब सही है। ठीक। ठीक है ठीक है। जी वही है डीजेनरेसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में ही बता रही है हमें कि मतलब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स कितने आ सकते हैं। के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है अब ये मेरे पास आ गई डीजेनरेसी इन सिस्टम के अकॉर्डिंग E1 की। ये डीजेनरेसी, ठीक है इसका मतलब है कि जिस एनर्जी हमारे पास कोई एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी डीजेनरेसी 2 है। मतलब हमारे पास दो पार्टिकल्स या दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आपस में सेम ये वाली वैल्यू रख रहे हैं। एक ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास E की वैल्यू हो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है कि जी हमारे पास 8 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, 8 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है उनकी वैल्यूज ये वाली आ रही है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आमिर आमिर इसका मतलब कि हमारे पास अगर हमारे पास पूछ ली कि इसका मतलब है कि हमारे पास 8 ऐसे एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी वैल्यू बराबर है। इसी एक सिस्टम के अंदर 8 ऐसी एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी वैल्यू यही आ रही है 13 पॉइंट या 3.4 जो है ना। हाँ जी -3.4। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास डीजेनरेसी सेम रखने वाला सिस्टम तो नहीं ना होगा, ये तो ओवरऑल हम एक ही सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं ना, G1 G2 G3 वगैरह जो है फैसल भाई। नहीं दोबारा रिपीट करें। ये मेरे ख्याल हम एक ही सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसमें हाँ जो हाँ है वो 2 स्टेट ऐसी हैं जिनकी एनर्जी 13.6 है ठीक और 8 स्टेट्स ऐसी आ रही हैं जिनकी एनर्जी -3.4 आ रही है। मतलब वो जैसे के एल शेल है, एल शेल में जो आगे सब शेल्स हैं ना, वो 8 ऐसे हैं जिनकी वहाँ जो है फर्क वो आ रहा है, एनर्जी सेम है। ठीक है वहाँ फर्क आ रहा है जिसकी वजह से ठीक हो हाँ मेरे ख्याल हम सिस्टम एक ही डिस्कस कर रहे हैं, अलग हाँ अलग सिस्टम नहीं है ये हमारे पास। सिस्टम तो बिल्कुल एक ही है हमारे पास। एक ही। अच्छा तो ये उसकी आगे हमारे पास डीजेनरेसी। अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है। अब इसका लिए मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा n1 के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो तो क्या फार्मूला था, g इंटू ये फंक्शन, ठीक है, यही था ना। ठीक था। ऐसे ही है। n1 अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, जी g1 वन आ जाएगा। और ये इसकी वैल्यू क्या थी, इंटैक्ट सॉरी इसकी थी -13.6 ई की पावर फंक्शन है ये वाला, ई की पावर शुरू में जो माइनस लिखा था ये वाला ठीक है, f of b। ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी। ए लिखा साथ और साथ लिखा है e की पावर ये 1 है ना, E1 हाँ ओवर के बी टी, के टी लिख रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, ये दूसरे सिस्टम के लिए ई टू n2 की वैल्यू क्या होगी, जी टू एन टू इज G2A इक्वल टू जी टू एक्सपोनेंशियल माइनस n2 E2 ओवर इज KT इक्वल टू g2a एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस -34 E2 ओवर KT। e2 ओवर kt। सिमिलरली n3 के लिए जी थ्री G3 ई थ्री ओवर के टी। और n4 के लिए g4। E4 ओवर शामिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो पूछो। ये तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए है, तो क्या उन्होंने एग्जांपल में ये बात कही हुई है कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात हो रही है? हाँ जी, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग ही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है। और आमिर भाई उसके लिए जी जी आमिर भाई ये जो उसका क्या नाम है N2 की हम लोगों ने कहा कि डीजेनरेसी जो है वो 8 है और एहसन भाई ने कहा था कि इट्स मीन ये है कि इसमें 8 सब शेल होंगे। तो मेरे ख्याल से जब हम लोग N2 की बात करते हैं इसमें तो 8 सब शेल नहीं होते। यार, सब शेल में हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, शेल में और सब शेल में। शेल के अंदर जी सब जी शेल हैं या ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स हैं। बिल्कुल, और आगे जी और सब ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं ना, तो वो हाँ जी सब ऑर्बिटल इसलिए डी एस जनरेशन पी डी एफ, आ जाती है। एस पी डी एफ हाँ बिल्कुल सही के कह रहे हैं।
K में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, L जी। में 8 है, L में N में 18 हाँ है, जी N में 32 है। इनके 32। फिर आगे सब शेल हैं। S में मेरे पास S होते हैं जी 2, P में 6, P में 10, F में 14। 14। ये तो है हमारे पास एक किस्म की एक बाउंड्री है या एक लाइन है या एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने रिजाइड करना है। ऐसा ही है, हाँ जी ये बिल्कुल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन ने डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है होना ना, है। ये तो हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं इसमें यार मेरे ख्याल से मैं ना केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, टॉपिक पे रहना चाहिए, टाइम मीटिंग खत्म हो मैं जाएगा, इसमें टॉपिक पे ही रहती है। एक बात ऐड कर देता हूँ। ये ना मैं किसी टाइम आपको बता दूंगा, अभी आमिर का टाइम नहीं वो करते इसमें लगाते। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम फिल करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं सिचुएशन बनती नहीं है। फैसल भाई, आप वो गलत साइड पे जा रहे हैं। यासर का सवाल कुछ और है, ठीक हो गया, वो क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं उसको। अच्छा, हाँ, आमिर भाई वो मेरा फैसल भाई क्वेश्चन कोई और है, मैं वो नहीं अच्छा। कह रहा, मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डीजनरेसी मीन 8 जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, हाँ लेकिन हम लोग ये हाँ हाँ हाँ, सेकंड। मेरा भी कहने का मकसद असल में यही था, लेकिन वो मैं शेल और सब शेल का जिक्र कर गया। मतलब यही कि वहां पर डिफरेंट 8 एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। ऐसा ही है, लेकिन उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, हाँ वो सेम नहीं है। इसलिए डीजनरेसी उन्हें हम कहते हैं 8 स्टेट्स। उनके अंदर की हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें ओवरऑल पता है कि ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट है। हम इसमें यही कह रहे थे ना 1 2 में कि पहली स्टेट में 1 है, दूसरी में 2 है, उसका हमने सम किया था, वो 5 आ रहा है। हम फिर पहली में 2 रख रहे हैं, अगली में 1 जी रख रहे हैं, फिर भी 1 वो 5 ही आ रहा है। तो ये डीजनरेसी है, मतलब हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल है, उनमें पार्टिकल्स को चेंज करके देखा है, पार्टिकल्स को चेंज करके देखा है, उनकी तादाद को कम ज्यादा करके देखा है। अगर उनकी एनर्जी फिर भी सेम आ रही है तो वो डीजेनरेट है, मतलब एक किस्म के वो ट्विन्स हैं। सही सही चीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे चले अमर भाई। इसके बाद इसमें हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनकी रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है n2 से n1, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करनी है n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 मेरा किसके इक्वल होगा, g2 a e की पावर माइनस e2 ओवर kt, T2 ओवर kBT। यही है ना। जी जी बिल्कुल। और n1 की है कि g1 a e की पावर माइनस e1 ओवर kt, a से कैंसिल हो गया। ठीक है। g2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी अभी हमने, यहाँ पे है वो 8, 8। और नीचे हमारे 8 पास g1 क्या है 2, g1 है 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आगे तो ये e1 4 है। माइनस e2 ओवर kt, बिल्कुल सही। लिख सकता हूँ कि नहीं इस तरह। ठीक है जी बिल्कुल। ऊपर जाके माइनस c1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, kt दोनों में से कांस्टेंट रहेगा, कॉमन ले लें एलसीएम ले लें, आपकी मर्जी है। क्लियर हो सही गया। सही। ठीक है ठीक है। अब इसमें हमें पता है e की ये डिवाइड कर देंगे 8 को 2 पे तो 4 आ जाएगा। सही है। e1 हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी वो माइनस -13.6, 13.66 और e2 थी -3.4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो ठीक है। सही है सही है। ओवर kt। जी अब k हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 23। ये अभी जी पहली दफा पढ़ी है, पहली दफा पढ़ी है। कमाल करता है वेव, ये पहली दफा पढ़ी है। इस लेक्चर पढ़ी में है ये होगी। पहली दफा देख रहा है वैसे पढ़ी हुई है इसने। हाँ वैसे पढ़ी हुई है, हमने अपने एएसएम में नहीं पढ़ी। एक ये वैल्यू होती है इसकी जाउल पर केल्विन, ठीक है, अच्छा ठीक है। और एक दूसरी होती है 8.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। इस जाउल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है सही है सही है।
जो मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की तो वो वैल्यू वैल्यू आ 1.6 जाएगी। 10⁻19 ठीक है, सही है, वो वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। और बिल्कुल वैसे ठीक। भी ना आए तो ये गिवन होता है। अच्छा अच्छा सही। इसमें ये के आ गया और टी गिवन है हमारे पास, टेम्परेचर उसने दिया होगा, इसमें इसने टेम्परेचर दिया है हमें, क्वेश्चन में टेम्परेचर उसने मेंशन किया है 300 केल्विन। 300 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, इधर मैं लिख रहा हूँ 4 e की पावर -13.6 प्लस 3.4 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू गिवन है जितनी भी है 8.67 10⁻15 इंटू 300। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसके साथ सोल्व कर लें, इसका आंसर जो तकरीबन 0 आ रहा है। कर लेंगे ना सोल्व ये तो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जी। चलिए। ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं। n2/n1 इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। रेशियो है वो 0, ठीक है। अगर यानी इसका कि वो हम ये कह सकते हैं कि e की पावर इतनी जो है ना वो लार्जर आ जाएगी कि e की पावर लार्जर आ जाएगी माइनस में, तो 1/∞ ये 0 हो जाता है, ऐसे हम कर लेंगे। नहीं यार, इसका आंसर देखोगे ना, इसका आंसर कुछ आ रहा होगा e की पावर में, कुछ ऐसा नहीं आ रहा होगा, e की पावर कुछ ऐसी आ रही होगी कि उसका आंसर लेंगे तो वो 0 तकरीबन बन रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, e की पावर नेगेटिव इतनी ज्यादा होगी लार्जर में कि 1/e की पावर पॉजिटिव और फिर 1/∞ 0 बन जाता है। जी कर लेना इसको ठीक है ऐसे जुनेद भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। वैल्यू पुट करके। अगले पार्ट में वो कह रहा है कि जी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर वो लेके जा रहा है 2 × 10⁻⁴ केल्विन, ठीक है। ये टेम्परेचर उसने राइज कर दिया है और कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके दें n2/n1। ये भी हो जाएगा। सेम इस तरह करना है ये किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टेम्परेचर वाली, इसमें इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है आप लोगों ने। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त। और इसका आंसर कुछ आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है। एक इसके बाद वो कहते हैं कि एक चीज n3 और n1 की रेशियो कैलकुलेट करें। ये ठीक है। n3 n1 क्या चीज है भला? ये नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्ड स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट स्टेट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के पार्टिकल्स की रेशियो है वो 0 है, यानी कि आपस में उनके कुछ वो है n2/n1 ऊपर जो हमने सॉल्व किया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कि दोनों ये पार्टिकल जो है इनका आपस में बहुत बड़ा फर्क है कि आपस में रेशियो इनकी 0 आ रही है ना। हाँ जी, उनकी रेशियो 0 आ रही है। ठीक है, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है, इस वजह से 0 आ रही है। ठीक है, सही है, इसी तरह n3/n1 कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। n3 क्या है हमारे पास, g3a e की पावर -e3/kt ठीक है, डिवाइडेड बाय n1। n1 मेरे पास क्या है, g1a e की पावर -e1/kt। a से कैंसल, g3 हमने कैलकुलेट किया था 18, g1 2, अभी पीछे कैलकुलेट किया है ना ये। हाँ बिल्कुल 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 सही। और ये मेरे पास आ सही गया है, सही है। e1 -e3/kt। इसकी वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर मैं देख के लिख रहा हूँ 0.08, ये आंसर आ रहा है इसका। सही सही सही। मतलब उनकी रेशियो इतनी आ रही है 0.08। क्लियर हो गया? ठीक है, गुड हो गया। इसके बाद अगला पोर्शन जो है, मतलब अगला इसका बी पार्ट है, उसमें वो कहता है कि अगर वो कह रहा है जी फाइंड द एमिशन स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन E3 से E1 है, और मतलब इस तरह है, E3 से E1 जा रहा है और फिर E3 से E2 है और E2 से E1 है। डायरेक्ट है ना, या तो वो E3 से E1 पे चला जाए या वो E3 से E2 पे जाए, फिर वो E2 से E1 पे जाए। ठीक है,
ईस्टर्न ट्रांजिशन है ना, ये मेरे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ये E1, E2 और ये E3। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आए, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो कोई वो रेडिएशन इमिट कर देगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहाँ से पहले यहाँ पर आए, उसके बाद फिर वो यहाँ से यहाँ पर आए। E3 से E1 में एक पॉसिबिलिटी ये होगी, ये किसकी इक्वल होगी, E3 से E2 में चले जाएं, फिर E2 से E1 में चले जाएं। तो ये कैलकुलेट करनी है। इसके लिए एक रिलेशन है हमारे पास, ये जो होती है ना स्ट्रेंथ, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ is equal to the ratio of number of particles। मतलब इस तरह है, S ओवर S, ये S3 कह रहा हूँ, इसे S1 कह रहा हूँ, ये बराबर होगा, इसे S2 कह लो, N3 ओवर N2। ये मेरे पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की रेशियो है ये S3 ओवर S2, और ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेशियो है N3 ओवर N2। ये कंडीशन उसने दी है? नहीं, ये इक्वल होती है, फार्मूला याद रखिएगा ये। अच्छा, यार ये स्ट्रेंथ असल में किस चीज की स्ट्रेंथ है? क्या तो स्ट्रेंथ ये है ना, जब से ये आ रहा है यहाँ पे, हाँ रेडिएशन इमिट हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये जो रेडिएशन रेज इमिट हो रही है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? एमिशन स्ट्रेंथ है या एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ है? यहाँ पे ये एमिशन स्ट्रेंथ है, क्योंकि हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो रेडिएशन इमिट हो रही है, ये एमिशन स्ट्रेंथ है। अगर लोअर टू हायर पे जाता है तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ होनी थी, ओके, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पे। सही। तो यहाँ पे आप इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। N3 हमने कैलकुलेट किया था ना ऊपर, इधर इस तरह, इससे ये N3 आ जाएगा। सही। N2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। N2 का फार्मूला क्या होगा? G2A e की पावर माइनस E2 ओवर KT। सही है। यहाँ से हमें N2 मिल जाएगा, सिंपल सा है, N3 ओवर N2 कर दें, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। सिंपल से ये कैलकुलेट करना है हमने। ये जो एग्जांपल है, क्लियर हो गया? हाँ आमिर, ये PDF एग्जांपल है वाली है, ये इसका नंबर बताना PDF का। यार ये जो लेक्चर है ना दूसरा 2A का थर्ड पोर्शन है, 2A SP20 स्टैट एडवांस 03। 2A का थर्ड, इसके बाद थर्ड वाली सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ओके ठीक हो गया। अमीर कौन सा वाला दोबारा बताना जरा, क्या कह रहे हो? दोबारा बताना। ये 3A वाला है? हाँ यार, ये जो आज लेक्चर पढ़ा ना, ये हमारे 2A पास का 3 पार्ट है, 2A03। 2A का 03। इसके बाद जो लेक्चर शुरू होना है वो 3A के स्टार्ट होंगे। यार ये 2A जो का आपने अभी 03 दिए नहीं नोट्स हमें। मुझे लगता है कि ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं। नहीं हुए तो मैं आपको हाँ, सेंड कर देता हूँ। हाँ ये नहीं है यार आमिर, ये नहीं है आमिर, सेंड हाँ, कर देना, ये कर देना, ये सेंड कर देना, ठीक है ना? कि नोट्स इसकी जो है ना वो सेंड कर देना। अच्छा, इस नोट्स के ना एंड पर एक उसने वही क्वेश्चन दिए हुए, कंपैरिजन ऑफ मैक्सवेल्स बोस आइंस्टाइन। तो आप लोगों ने ये पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये किए हुए ना ये क्वेश्चन, कंपैरिजन वाला किया हुआ है। ये कंपैरिजन जिसमें एवरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए थे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किए हैं ना, जिसकी माइक्रोस्टेट्स 1 1 1 आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, 8 वाला किया है। हाँ वही है, और ये 1/3 1/3 1/3 बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल किया किया हुआ हुआ है। है। ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये किया हुआ है, ये वही है, उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है बस। ओके ठीक है, ठीक हो गया। मतलब इससे पिछले एग्जांपल भी उसने यही दी हुई है। अब इसमें एक टॉपिक रह गया छोटा सा, कहते हैं तो करवा देता हूँ अभी।
अभी टाइम ये मीटिंग का खत्म होने वाला है बस। चलो फिर नेक्स्ट में कर लेंगे उसे। चलो ठीक है, सही है। कल क्लास लेनी है कि नहीं, कि नेक्स्ट वीक लेनी है? नहीं कल ले लेंगे यार क्लास, कर लेंगे कल। चलो फिर कल इसी टाइम कर लेंगे ना, कल भी 1 एक बजे से मीटिंग कर लेंगे ना। कल भी फिर यही रख लें, 6 बजे टाइम रख लें। हाँ चलो ठीक है 6 बजे रख लेंगे। ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम ठीक है। वेस्ट हो गया, कैमरा शैमरा का नहीं, हमारी प्रैक्टिस थी, तो कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है चलो फिर। ठीक है। ओके वो जनाब, दूसरा ओके जी। फैसल भाई, जी सर। ऐसा करें ना, एक पर्सनल मीटिंग रूम बना लेना, उसमें ये है कि वो एक ही दफ़ा वो लिंक बनेगा, वो बार बार आप भेज देंगे, हम उसी पे ज्वाइन होते रहेंगे, बार बार आपको लिंक नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा वो मैं ना क्या कहते हाँ हैं, अभी सीख लेता हूँ हाँ, वो करके। चेक कर लेंगे। मेरा ख्याल वो डॉक्टर आमना मीर भी इसी तरह करते हैं, एक पर्सनल मीटिंग रूम बनाया हुआ है, वो ही लिंक भेज देती हैं हर दफ़ा, कि उसी को लिंक को जो मैंने भेजा था ज्वाइन कर लें, उसी टाइम पे वो ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। उस फैसल टाइम भाई वो अलाउ मुझे, करते हैं। हाँ फैसल भाई मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरा परमिशन दें जरा। अच्छा सर, एक मिनट हो गया। ये मैंने कर दी है जोएब। अच्छा जी, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ ना, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये देखें जी, आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना अब? ठीक है हाँ हो आमिर, रही है। आप हाँ जी आमिर स्क्रीन देख रहे हो मेरी? आमिर हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अब मैं ये लिख रहा हूँ एफ ऑफ एम बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ई की पावर माइनस के बी टी ई आई ओवर। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जिस तरीके से मैं ये लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ तरह का सिस्टम नहीं बन सकता? मैं यार लैपटॉप मेरा खराब हुआ पड़ा। नहीं मैं इसमें थोड़ा इजाफा करता हूँ। ये ना जोहेब, हाँ इसका जो सही तरीका होता है, वो एक लैपटॉप की तरह का एक रेक्टेंगुलर बोर्ड आता है, उसके ऊपर एक स्पेशल पेन होता है, उस पर आप लिखें वो सारा इसी तरह ही आता है जिसका आप कह रहे हैं। दूसरा, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव होता है। दूसरा इसका हल होता है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर आता है पेंट की तरह का, जिस तरह ये आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आप उंगली से लिखते हैं, वो भी इसी तरह आता है, पेजेस आगे पीछे वो होते हैं। जिस तरह आमिर भाई कर रहे हैं ये ठीक है यार, वो लिखे हाँ ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, के लिए ना मुश्किल चलो हाँ ठीक ये वो है, कागज पे लिख के ना। ये सही अच्छा है, समझ भी आ रहा है, रीडेबल भी है। हाँ और यार चलो अब ठीक ये है थोड़ा ही चलो, कोर्स के बाद तो आपने रिवीजन ही करनी ना, हमने 3A के बाद ठीक है 3A ठीक है पे जनाब, नोट है, ठीक है फिर हमें इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। या सही व्हाइट है। बोर्ड ले आऊं? नहीं नहीं, अब व्हाइट बोर्ड नहीं, ठीक है आमिर, ये ठीक है। हाँ मेरी अच्छा है, ये ठीक है। ये कागज वाला काम ठीक है। चलो ठीक है, सही है। हाँ। ये ओके भी जनाब, ठीक है ठीक फिर। है जी। आमिर बहुत ओके शुक्रिया। जनाब, थैंक यू। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू आमिर बहुत भाई, बहुत थैंक यू, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। कल इंशाल्लाह 6 बजे मिलते हैं शाम को। ओके। चलो ठीक ठीक है। है, ओके जी, थैंक अल्लाह यू। अल्लाह हाफिज।